अरुणाचल प्रदेश के ऊंचे नीचे पहाड़ियों और खेतों के बीच बसा था एक प्यारा गांव, शांतवन। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था। रोज वहाँ गांव वाले मिलते, बातें करते और हंसी मजाक करते थे। इसी गांव के एक कोने में एक पुरानी मिट्टी की कुटिया थी। वहाँ रहती थी दो बहनें, प्रिया और सिया। कुछ साल पहले गांव में एक बीमारी फैली थी जिसमें इनके माता पिता चल बसे थे। उनके जाने के बाद दोनों बहनें एक दूसरे का सहारा बन गई थी। जैसे तेज हवा में भी एक दिया किसी कोने में टिमटिमा रहा हो। एक दिन अपने ही ख्यालों में खोई हुई सिया गांव के मंदिर से लौट रही थी। उसके हाथ में पूजा की थाली थी और चेहरे पर वही पुरानी मासूम मुस्कान। अब आई है तू सिया, सूरज सर पर चढ़ाया और तू अब तक फूल सा घूम रही है मंदिर में। दीदी, मैं जल्दी ही आने वाली थी, लेकिन कौशल्या काकी की बकरी झाड़ियों में फंस गई थी। उसे निकालने में थोड़ी देर हो गई। तेरा क्या है, तू तो सबकी मदद करती घूमती रहे, चाहे घर में चूल्हा जले या ना जले। दीदी, आप गुस्सा क्यों करती हो? माँ कहती थी जो दूसरों के काम आए वही इंसान कहलाता है। माँ अब नहीं है सिया, और उनके कहे बातों की अब इस दुनिया में कोई कीमत नहीं रही। अब कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। सिया चुप हो गई। उसके चेहरे पर हल्की उदासी थी। वो कुटिया के कोने में रखे उस पुरानी लकड़ी के संदूक तक गई जिसमें माँ की यादें अभी भी सांस लेती थी। संदूक से निकली हुई एक पुरानी साड़ी को छूकर सिया अपनी दीदी से बोली, दीदी, जब ये साड़ी माँ पहनती थी तो हमें देखकर मुस्कुराती थी। कहती थी तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनना। सिया की बात सुनते ही प्रिया का चेहरा नम हो गया और उसकी आंखें पल भर को भीग गई। लेकिन प्रिया अपनी भावनाओं को छुपाते हुए सिया से बोली, मैं तुझसे सख्त हूँ सिया, क्योंकि मैं डरती हूँ। अगर तुझे भी एक दिन कुछ हो गया तो मैं अकेले कैसे जीऊंगी? इस दुनिया ने मुझसे सब छीन लिया है। मैं नहीं चाहती तू भी मेरी तरह कमजोर पड़ जाए, इसलिए तुझे मजबूत बना रही हूँ। दीदी, आप कमजोर नहीं हो, आप ही तो मेरी ताकत हो। अगर आप मेरा हाथ थामे रखो तो दुनिया की आधी भी मुझे हिला नहीं सकती। सिया की बात सुनकर प्रिया के चेहरे पर अपने माता पिता के जाने के बाद पहली बार हल्की सी मुस्कान आई। उसी समय गांव की पगडंडी पर 3 परछाइयां उनकी कुटिया की तरफ बढ़ रही थी। भैरव सिंह, श्रीमती उर्मिला और उनका बेटा राघव। वे बहनों के सगे चाचा चाची थे। अरे प्रिया, कैसी है मेरी बच्ची? तू ठीक तो है ना? बहुत मुश्किल से जिंदगी बिता रहे होगे ना भैया भाभी के जाने के बाद। हम ठीक हैं चाचा जी, अब जो है उसी में खुश हैं। खुश? इस झोपड़ी में? अगर तुम्हारे हिस्से की जमीन को हमारे नाम कर देती तो हम तुम दोनों को अपने यहाँ रहने देते। तुम दोनों बहुत खुश रहती हमारे साथ। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। इनका घर भी पुराना हो चुका है और अब यह जमीन भी यूं ही पड़ी है, बर्बाद हो रही है। ये सब सुनकर प्रिया की आंखों में आग सी चमक उठी। हमें किसी की जरूरत नहीं। बाबूजी की जमीन हमारी माँ और बाबूजी की आखिरी निशानी है। उसे हम यूं ही नहीं छोड़ेंगे। अरे बेटी, तुम्हारी जो खेतों की जमीन है वह भी तो बंजर ही पड़ी हुई है ना? और वैसे भी दुनिया समझदारी से चलती है और औरतें खेत नहीं जोतती। देख लेना, एक दिन रोती हुई आओगी हमारे पास, तब समझ आएगा कि रिश्तेदारों से मुंह नहीं मोड़ा करते।
प्रिया को ये सब सुनाकर तीनों वहाँ से निकल गई, लेकिन सिया ये सब घर के अंदर से सुन रही थी। ये सुनकर उसका चेहरा उतर गया। दीदी, क्या सच में हम अकेले पड़ जाएंगे? वो लोग हमारी जमीन लेना चाहते हैं ना? हाँ सिया, पर जब तक मैं जिंदा हूँ कोई हमारी जमीन छू भी नहीं सकता। तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। रात को चूल्हे के आगे बैठी हुई सिया अपनी दीदी से बोली, दीदी, माँ की सारी मैंने संभाल के फिर से संदूक में रख दी है। और हाँ दीदी, कल भागवत कथा है गांव में, चलोगे ना? मन को थोड़ा शांति मिलेगा। सुन के लोग बातें बनाते हैं सिया, ताने मारते हैं और सोचते हैं कि हम प्रसाद के लालच में जाते हैं, पर हम तो अच्छे हैं ना। हमने कभी किसी की मदद नहीं ली है। हमें डर कर नहीं, डट कर जीना चाहिए। यही सब बात करके दोनों बहनें जैसे तैसे रात का खाना खाकर सोने जाती हैं। अगली सुबह दोनों बहनें अपनी जमीन को देखने जाती है, जिसमें दोनों बहनों ने मेहनत करके थोड़ी सी सब्जियां उगाई थी। दीदी, अच्छा हुआ कि माँ बाबूजी के जाने के बाद हमने ये जमीन बेची नहीं। अभी देखो, हमने मेहनत करके कितनी सारी सब्जियां उगाई हैं। अब हम किसी व्यापारी को ये बेचकर थोड़े पैसे कमा सकते हैं। हाँ, तू ठीक बोल रही है। इसे बेचकर कुछ दिन का तो गुजारा हो जाएगा। लेकिन क्या दीदी? इसे बेचकर हम कुछ दिन ही गुजारा कर पाएंगे, उसके बाद क्या? आप मायूस मत हो दीदी, मुझे सिलाई बुनाई का काम आता है। मैं वो करके घर के खर्चे निकालूंगी। आप बस घर संभालना। तुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तू मुझे इतना कमजोर समझती है? तू घर पर रह, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। मैं दूसरों के घर काम करने जाऊंगी और बाबूजी ने जो सिखाया था खास चीजें बनाना, वो भी मुझे आता है। मैं मेहनत करके हमारे घर का गुजारा चला लूंगी। ये सब बात करके दोनों कुछ समय अपने खेत में व्यतीत करने के बाद घर आती है और अपने अपने काम में लग जाती है। रात को जब दोनों सोने जाते हैं, तब दोनों बहनें अपनी मुश्किल भरी जीवन के बारे में एक दूसरे से बात करने लगती हैं। दीदी, माँ बाबूजी के बिना ये रातें और भी डरावनी लगती हैं। सब कुछ खाली लगता है ना दीदी? हाँ सिया, पर अब हम माँ बाबूजी दोनों की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हमें हार नहीं माननी। ये जमीन, यह घर, सब कुछ उनका दिया हुआ है। हमें इसे बचाना है किसी भी कीमत पर। यही सब तो माँ बाबूजी की यादें हैं। प्रिया बहुत ही हिम्मती थी। वो तो किसी से मदद भी नहीं लेना चाहती, लेकिन उसे अपनी बहन को लेकर बहुत चिंता होती थी। अगले दिन जब दोनों बहनें खेत पर पहुंची, तो देखा कि इस जमीन के बीच एक खूंटी गड़ी हुई थी। दीदी, ये जमीन के बीचों बीच खूंटी कौन गाड़ गया? ये तो कल यहाँ नहीं थी और ना ही हमने इसे गाड़ा है। जरूर इसे कोई यहाँ गाड़ गया है। ये जरूर हमारे चाचा चाची का काम होगा, लेकिन यह काम बिना किसी सरकारी आदमी के नहीं होता। इसका मतलब हमारे खेत को ये लोग बांटने की साजिश चला रहे हैं। उसी वक्त दूर से भैरव सिंह आता दिखा और उसके साथ उर्मिला और उनका बेटा राघव भी था। तीनों के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। अरे बेटियों, घबरा क्यों रही हो? हम तो बस मदद करना चाहते हैं। तुम्हारे माँ बाप के जाने के बाद जमीन की देखभाल जरूरी है। तुमसे अकेले तो होगा नहीं। चाचा जी, आपकी मदद की जरूरत नहीं है हमें। ये जमीन हमारी माँ बाबूजी की निशानी है। इसे किसी के हवाले नहीं करेंगे। अरे बच्चियों, ऐसे कैसे नहीं दोगे?
ये जमीन तो तुम्हारे और हमारे राघव के दादाजी ने अपने दोनों बेटों को बराबर हिस्सा करके दिया था, लेकिन शायद तुम्हारे पिता अपने आखिरी दिनों में तुमसे ये बात बोलना भूल गए। इतने साल तो हम साथ ही खाए पिए हैं, हम तो तुम्हारी भलाई ही चाहते हैं, अब ये दुश्मनी क्यों? दुश्मनी तब शुरू हुई चाची, जब आपने हमें अकेले समझकर हमारी जमीन पर नजर डाली। और चाची, दुश्मनी तो आप लोग हम दोनों से निकाल रही हो। अरे सिया, इतनी गरज क्यों रही हो? छोटी हो छोटी बनकर रहो, ऐसे बड़ों के बीच मत बोल, समझी? अरे जाओ, कैसे बड़े लोग जिनकी सोच छोटी होती है, वे उम्र में बड़े होकर भी सम्मान के हकदार नहीं होते। सिया, तू कुछ मत बोल। और हाँ, अब अगर आप लोग हमारे खेत के पास भी आए तो अच्छा नहीं होगा। हम कमजोर दिखते हैं पर डरते नहीं। ठीक है बेटियों, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कानून अपना काम करेगा। जब जमीन के सरकारी कागजात आएंगे तो देख लेना, जब तुम्हारे नाम नहीं निकलेंगे तो खुद समझ जाओगी कि जमीन किसकी है। तीनों वहां से चले गए। प्रिया और सिया कुछ देर तक खामोश खड़ी रही। दीदी, क्या वो सच में कागज बदलवा सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं सिया। लालच में आदमी अंधा हो जाता है। हमें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब हमें बहुत संभल के रहना पड़ेगा। उसी दोपहर दोनों बहनें सरपंच धर्मपाल चौधरी के पास पहुंची। चौपाल में गांव वाले बैठे थे और वहां पहले से ही भैरव सिंह बैठा हुआ था। सरपंच जी, हम आपके पास न्याय मांगने आए हैं। हमारे चाचा चाची जमीन हड़पना चाहते हैं और शायद पटवारी से मिलकर फर्जी कागज बनवा रहे हैं। हम अनाथ हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम बेबस हैं। हमें अपनी माँ बाबूजी की जमीन किसी हाल में नहीं देनी। कृपया आप हमारी मदद करें। भैरव सिंह जी, अगर यह सच है तो यह गांव की मर्यादा के खिलाफ है। परिवार के नाम पर ठगी करना यहां नहीं चलेगा। सरपंच जी, ये लड़कियां हमें बदनाम कर रही हैं। हम तो बस जमीन की चिंता कर रहे हैं। इन दोनों बच्चियों को क्या पता इस जमीन के बारे में? ये जमीन के बारे में तो इनके पिता और मैं ही जानते थे। मेरा भाई तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, इसीलिए अब मुझे ही तो सब कुछ देखना पड़ेगा। गांव वालों में फुसफुसाहट होने लगी। हमने इन बच्चियों को बचपन से देखा है, ये झूठ नहीं बोल सकती। भैरव सिंह के मुंह में राम, बगल में छुरी है, हम सब समझते हैं इसके बारे में। सरपंच ने इस बात को अगले दिन पंचायत में विस्तार से निकालने की बात की और फैसला अगले दिन देने की बात कही। बहनों की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक थी। रात को कुटिया में दोनों बहनें आपस में बात कर रही थी। दीदी, क्या कल हमारा साथ देंगे गांव वाले? मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं रहा है। आखिर माँ बाबूजी के जाने के बाद मदद ही कहाँ की किसी ने हमारी। हमें बस भगवान पर भरोसा रखनी होगी। माँ बाबूजी तो नहीं हैं, पर उनका आशीर्वाद जरूर है हमारे साथ। तुम देखना सिया, हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। रात गहरी होती चली गई। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंजी और हवा में कुछ सिसकियां थी और उन सिसकियों में सिया की भी सिसकियां शामिल थी। दोनों बहनों की चिंता की वजह से नींद भी नहीं आ रही थी। दीदी, विश्वास ही नहीं होता है ना कि हम अब अकेले हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बाबूजी अचानक आएंगे और मुझे गले लगा लेंगे। हाँ सिया, मुझे भी उनकी कमी खटकती है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। जब तक मैं जिंदा हूं, तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। लेकिन दीदी, जब माँ बाबूजी गए तब सबने कहा था
हम हैं तुम्हारे साथ। फिर धीरे धीरे सब दूर होते गए। चाचा चाची तो जैसे बस हमारे हिस्से की जमीन के लिए ही हमारे करीब थे। प्रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें छुपाया। उसे अपनी बहन के सामने कमजोर नहीं पड़ना था। दुनिया बहुत चालाक है सिया। रिश्ते अब खून से नहीं धन दौलत से बनते हैं, लेकिन हम भी अब चुप नहीं रहेंगे। अगर हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़े तो लड़ेंगे। सुबह होते ही गांव में एक अफवाह फैल गई कि भैरव सिंह अब पंचायत से कहकर जमीन अपने नाम करवाने की तैयारी कर रहा है। गांव की गलियों में लोग कानाफूसी करने लगे। अरे सुन सुगना, भैरव सिंह ने तो कमाल कर दिया। अपने ही भाई की बेटियों को बेघर करना चाहता है। हाँ काकी, कैसा रिश्तेदार है, अपने ही भतीजों को बेघर करने में तुला हुआ है। इन बातों की भनक प्रिया को लगी तो वो सिया को लेकर सीधा सरपंच के वहां पहुंची। सरपंच जी, हमें आपसे इंसाफ चाहिए था। मेरे माँ बाबूजी की जमीन पर मेरे चाचा जबरदस्ती का दावा कर रहे हैं और आप लोग उनका साथ दे रहे हैं। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हम कोई अबला नहीं हैं, हम ऐसे चुप नहीं रहेंगे। सरपंच जी, ऐसे कैसे कोई भी आकर हमारी जमीन हड़प लेगा? थोड़ी समय बाद भैरव सिंह, उर्मिला और राघव भी वहां पहुंच गए और वहां पर नाटक करने लगे। सरपंच जी, हम तो बस इनकी भलाई चाहते हैं। भाई की मौत के बाद हमने ही इन्हें पाला है। आप तो ये अच्छे से जानते हैं, और अब जब लड़कियां बड़ी हो गईं तो हमें बदनाम कर रही हैं। जरा सोचिए, क्या यही इंसानियत है? प्रिया बेटी, तुम्हारे चाचा तो ठीक कह रहे हैं। तुम लोग तो एक ही परिवार के हो। परिवार के बीच यह झगड़ा क्यों? वैसे भी सरकारी कागजात के हिसाब से तुम्हारी जमीन में इनका भी हक है। ऐसे कैसे सरपंच जी? ये लोग हमारी मजबूरी को देखकर हमारा फायदा उठाने आए हैं। ये कोई परिवार नहीं है, ये बस जमीन के लालच में परिवार होने का दिखावा कर रहे हैं। ये सब बात चल ही रही थी कि तभी गोवर्धन लाल मिश्रा भी वहां आ जाता है। हरिश्चंद्र की जमीन कानूनी तौर पर सिर्फ उनकी नहीं है, इसमें उनका भाई भैरव सिंह का भी हिस्सा है। ऐसे कैसे? तुम लोग तो बस कागजात के बारे में बोल रहे हो, लेकिन क्या सबूत है कि हमारी जमीन का चाचा जी भी हिस्सेदार हैं? हाँ प्रिया बेटिया, बात तो सही कह रही है। तुम लोग कुछ पुख्ता सबूत भी पेश करो, तब जाके मैं पंचायत बुलाकर सही फैसला ले पाऊंगा। सरपंच के मुंह से ये सुनने के बाद भैरव सिंह, उर्मिला और राघव थोड़ा हताश जैसे नजर आए और वे लोग वहां से निकल गए। अरे पटवारी, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तुमको नहीं जाना उनके पीछे पीछे कितने पैसे खिलाए थे मेरे चाचा ने? प्रिया के ताने सुनकर पटवारी शर्म से वहां से निकल जाता है। बिटिया, मुझे गलत मत समझना। मेरे आंखों के सामने जो आया मैंने उसे ही सच मान लिया। इस बार मैं अच्छे से जांच पड़ताल करके एक नतीजे में पहुंचूंगा। आगे से मैं भैरव सिंह के बातों में नहीं आऊंगा, और वे लोग तुम दोनों के मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं तो मैं तुम लोगों को न्याय और उन लोगों को कड़ी सजा दूंगा। सरपंच के मुंह से ये सुनकर दोनों ने थोड़ी राहत की सांस ली और थोड़ा शक, थोड़ी खुशी के साथ घर लौटे। रात होते ही दोनों बहनें फिर से चारपाई में बैठकर बातें करने लगती है। दीदी, आपको क्या लगता है कि हमारी जमीन हमारे पास रहेगी या फिर हमारे कपटी चाचा चाची को मिलेगी? हाँ सिया, मैं भी वही सोच रही हूँ। उन लोगों का कोई भरोसा नहीं। वे लोग इतने लालची हैं कि हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। माँ बाबूजी के जाने के बाद उन लोगों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। यही सब चिंता में दोनों बहनों ने
मुश्किल से अपनी रात काटी। गांव की हवाओं में हल्की सरसराहट थी। आसमान में बादल थे पर बारिश का कोई नामो निशान नहीं। घर का आंगन सूना था और बहनों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थी। दीदी आज खेत चले क्या? वो पिछली बार की सब्जियां बची थी, कहीं किसी जानवर ने नुकसान तो नहीं कर दिया होगा? कभी कभी किसी की गाय बकरी आ जाती है और पूरा नुकसान कर देती है। हाँ सिया, चलो खेत को देखने से मन भी हल्का हो जाता है और बाकी बची हुई सब्जियां बेचने के लायक हो गई कि नहीं साथ में देख लेंगे। लेकिन मुझे एक बात को लेकर चिंता है। गाय बकरी का तो पता नहीं, बस कोई इंसान हमारे खेत को नुकसान ना पहुंचाए। वैसे भी हमारे अपने ही हमारे जमीन पर बुरी नजर डाले हुए हैं। दोनों बहनें खेत की ओर चल पड़ी। रास्ते में पेड़ों की छांव थी और चिड़िया की चहल पहल। जैसे ही दोनों खेत के पास पहुंची, सिया ने दूर से किसी की परछाई देखी। दीदी वो देखो, वो राघव ही है ना? बहुत घमंड आ गया है तुम दोनों में। पहले जब हम साथ में रहते थे तब तुम दोनों बहुत मासूम बनने का नाटक कर रहे थे और तो और जुबान भी नहीं खोलते थे, लेकिन अब जैसे गांव की मालकिन बन गई हो तुम लोग। राघव भैया, हमने किसी से कुछ छीना नहीं है, बस जो हमारा हक था वही लिया है। हम आज भी किसी से बैर नहीं रखते और ना ही पहले किसी से मेहरबानी लिए थे। तुम लोगों को लगता है कि इतनी आसानी से सब कुछ ले लोगी? यह सब मेरे बाबा की जमीन है। पहले तो प्यार से हमारे साथ रहने को बोल रहे थे तुम लोगों से, लेकिन अब देखना, एक एक चीज छीन लूंगा तुमसे। तुम दोनों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रहेगा। सिया राघव की धमकी से थोड़ा डर गई और डरते हुए प्रिया से बोली, दीदी इसने फिर धमकी दी है। आप कुछ बोलो ना, ऐसे कैसे ही हमसे सब कुछ छीन लेगा? बहुत हो गया सिया, कोई जरूरत नहीं इसके साथ झगड़ा करने की। मैं भी देखती हूँ कौन हमसे क्या छीन लेता है। और हाँ राघव, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हम पंचायत में जाकर बोल देंगे कि तुम हमें अकेले देख धमकी दे रहे हो। हाँ जा रहा हूं, लेकिन हाँ प्रिया, तुम बहुत ज्यादा ऊपर उड़ रही हो। संभल के रहना, कब नीचे गिरेगी पता ही नहीं लगेगा। ऐसे ही राघव दोनों को धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। राघव की धमकी भरी बातें सुनकर दोनों थोड़े मायूस हो जाती है। प्रिया, जो अपनी बहन के सामने हिम्मत से खड़ी हुई थी, उसके मन में भी डर था। वो मन ही मन राघव की बातों को लेकर बहुत चिंतित थी। कुछ समय के बाद दोनों बहनें घर लौटती हैं। घर लौटकर दोनों बहनें चिंता में डूबी हुई थी। रोज की धमकी और षड्यंत्र ने दोनों के जीवन में बहुत सारी चिंता और दुख ला दिया था। दीदी ये लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हमारे चाचा के पास तो सब कुछ है। वे लोग हमसे अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, फिर भी वे लोग हमारा जमीन हड़पना चाहते हैं। इंसान की लालच कभी खत्म नहीं होती सिया। भले ही इंसान के पास सब कुछ हो, फिर भी इंसान और चाह के लालच में या तो दूसरे का नुकसान करते हैं या अपनों का ही नुकसान करते हैं। हम तो इनके खिलाफ कोई बड़ी कदम भी नहीं रख सकते। उनके कर्मों का फल उन्हें भगवान जरूर देंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक भैरव सिंह के चावल के मिल में किसी कारण आग लग जाती है। जब दोनों बाप बेटे को ये खबर मिली तो वे दौड़ते हुए वहां पहुंचे। मिल के बाहर लोगों की भीड़ जमी हुई थी, लेकिन गांव वालों ने पहले से ही आग बुझा दिया था। भैरव सिंह और उसके बेटे को देख गांव वाले कानाफूसी करने लगे। आह, अरे यह आग ऐसे ही नहीं लगी। यह तो भैरव सिंह और उनके ही परिवार के किए गए बुरे कर्मों का नतीजा है। उन्होंने बिन माँ बाप के उन दोनों लड़कियों को बहुत परेशान किया था। अब देखो क्या हुआ इनके साथ। हाँ भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं भी वही सोच रहा था।
भगवान बुरे कर्मों का सजा इंसानों को जरूर देता है। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। गांव वालों की बात सुनकर दोनों बाप बेटे गंभीर चिंता में चले गए। प्रिया और सिया के प्रति उनका जो व्यवहार था वो सोचकर भैरव सिंह को बुरा लगने लगा। तभी दूसरे गांव का एक जमींदार आया जिसके साथ भैरव सिंह ये चावल के मिल का व्यापार करते थे। अरे ओ भैरव सिंह, मिल में तो आग लग गई। मेरे पैसे तो सारे डूब गए। तेरे भरोसे मैंने तेरी जमीन में मिल खुलवाकर व्यापार किया था। अब तो मेरे नुकसान का भरपाई तुझे ही करनी होगी। सेठ जी, पता नहीं ये हादसा कैसे और क्यों हुआ, लेकिन आप निश्चिंत रहें, मैं कुछ न कुछ करूंगा। आप मुझे थोड़े मोहलत दे दो बस। अरे कैसी मोहलत? तेरे साथ व्यापार किया, वही तेरे लिए बहुत मदद हो गई। अब मैं तेरे लिए कुछ नहीं करूंगा। मुझे मेरे पैसे वापस कर और उसके बाद तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। सेठ जी, आप ऐसा मत कीजिए। इस मुसीबत की घड़ी पे आप यूं मुंह मत फेरिए। मैं कुछ भी नहीं जानता, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। बहुत मदद कर चुका तुम लोगों की। तुम जैसे लोगों के साथ मैंने व्यापार किया, वही बहुत बड़ी बात है तुम लोगों के लिए। कुछ भी करना पड़े करो, बस मुझे पैसे दे दो। ठीक है, फिर आप मेरी इस जमीन को ले लीजिए। इस जमीन से तो आपका थोड़े से कर्ज चुकता हो जाएगा ना। अगर हो जाए तो मैं आपको कल जमीन के कागजात भेज दूंगा, और बाकी के पैसे मैं नहीं दूंगा, क्योंकि आप भी मेरे इस चावल के मिल का हिस्सेदार थे और आपने इससे मुझसे ज्यादा मुनाफा कमाया है। अब इसका पूरा नुकसान मैं अकेला क्यों झेलूं? ऐसा है क्या? ठीक है, तू मुझसे दुश्मनी मोल ले रहा है, देख लूंगा तुझे। फिलहाल तू मुझे अपनी इस जमीन के कागजात भेज दे, बाकी के पैसे तो मैं तुझसे बाद में वसूलूंगा। जमींदार से सुनने के बाद दोनों बाप बेटे हताशा और गुस्से में वहां से घर निकल जाते हैं। घर जाकर भैरव सिंह अपनी पत्नी को आज के दुखद हादसे के बारे में दुखी मन से बताता है। अरे भाग्यवान, हमारे साथ ये क्या हो गया? हम तो पल भर में बर्बाद हो गए। पूरा कारोबार, जमीन, सब कुछ छीन गया। अब तो बस ये घर ही बचा हुआ है। मुझे पता है ये सब भगवान ने हमारे बुरे कर्मों का फल दिया है हमको। ए जी, आप ऐसे मायूस मत होइए, कुछ रास्ता होगा। हम ऐसे कैसे बर्बाद हो गए? और हाँ, आप तो वो दूसरे गांव के जमींदार के साथ व्यापार करते थे ना, उनसे मदद मांगिए ना, वो तो कुछ मदद कर देगा। अरे कैसी मदद माँ? वो आदमी मदद करेगा? अरे मदद छोड़ो, उसने हमारे चावल के मिल की जमीन को भी हड़प लिया। छोड़ो भाग्यवान, जो हुआ है वो सब अपने ही बुरे कर्मों का नतीजा है। हाँ माँ बाबूजी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने पाप किया है, हमें अब इसी दुनिया में पापों का फल भुगतना पड़ेगा। पता नहीं बिना पैसों के अब यह घर कैसे चलेगा। हाँ राघव बेटा, तू सही बोल रहा है। अब हम यह घर कैसे चलाएंगे? हमें तो गांव में कोई मदद भी नहीं करेगा। प्रिया और सिया के ऊपर किए अन्याय के लिए गांव वाले भी हमसे नाराज हैं। ऐसे तो हम सड़क पर आ जाएंगे। ये सब बात करके तीनों बहुत उदास हो जाते हैं और तभी इस उदासी भरी माहौल में उर्मिला बोल पड़ती है। ए जी, मेरे मन में एक विचार आया है। क्यों ना हम प्रिया और सिया के पास जाकर उनसे मदद मांगे और साथ में उनसे हाथ जोड़कर माफी भी मांग लेंगे। मदद? कैसी मदद माँ? वे दोनों हमारी कैसे मदद करेंगे? उनके पास तो मदद करने के लिए कुछ भी नहीं है और ना ही वे मदद करेंगे। आखिर इतना दुख जो दिया उनको हमने। अरे क्या बोल रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? कितना परेशान किया है उनको। अब किस मुंह से जाऊंगा उनके पास मदद मांगने? और वे तो खुद ही कितनी मुश्किल से जी रहे हैं। हमारी क्या मदद करेंगे वे? अरे आप लोग थोड़े शांत हो जाइए। हम उनसे पहले दिल से हाथ जोड़कर माफी मांगे,
और उसके बाद हम उनकी ज़मीन पर खेती करने की इजाज़त मांगे और खेती का जो भी मुनाफा होगा उनको भी आधा देंगे और हमारा भी जैसे तैसे गुजारा हो जाएगा। और हाँ, मैं इस बार लालच में नहीं बोल रही हूँ, मैं बुरी परिस्थितियों के चलते बोल रही हूँ। तुम बात तो ठीक ही कर रही हो। हमें तो कोई मदद करेगा नहीं और हमें तो ज्यादा कुछ काम भी नहीं आता। बस थोड़ा खेती बाड़ी जानता हूं मैं, और अगर वे लोग मदद के लिए मान जाएं, तो राघव भी मेरी खेती में मदद कर देगा। हाँ बाबूजी, मैं करूंगा मदद। चलिए बात करने जाते हैं उनसे, और अगर वे मदद नहीं भी करें तो कम से कम माफी की उम्मीद तो रख ही सकते हैं। गांव के सरपंच रघुबीर के घर से प्रिया और सिया के लौटने के बाद जब गांव में भैरव सिंह और राघव की धोखाधड़ी की बात फैल रही थी, तभी गांव का एक युवा अर्जुन उनके पास आया। अर्जुन गांव का एक पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था, जो शहर में पढ़ाई करने के बाद गांव वापस आया था। वो हमेशा न्याय और सच्चाई के लिए खड़ा रहता था। प्रिया दीदी, सिया दीदी, मैंने सुना आपके साथ क्या हो रहा है। ये बहुत गलत है। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अर्जुन, तुम क्या मदद कर सकते हो? हमारे चाचा चाची बहुत ताकतवर हैं और उन्होंने पटवारी को भी अपने साथ मिला लिया है। दीदी, मैंने शहर में कानून की थोड़ी पढ़ाई की है। मैं जानता हूँ कि जमीन के कागजात कैसे जांचे जाते हैं और धोखाधड़ी के खिलाफ कैसे लड़ा जाता है। मुझे लगता है कि उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं होगा कि जमीन उनकी है, क्योंकि दादाजी ने जमीन को बराबर बांटा था। अगर ऐसा होता तो वो पहले ही कागजात दिखा देते। सिया की आंखों में उम्मीद की एक नई किरण जगी। दीदी, अर्जुन भैया सही कह रहे हैं। शायद हमें उनकी मदद लेनी चाहिए। ठीक है अर्जुन, अगर तुम हमारी मदद करना चाहते हो तो हम तुम्हारे आभारी रहेंगे। तीनों लोग पटवारी कार्यालय पहुंचते हैं और जैसे ही पटवारी की नजर अर्जुन पर पड़ती है, वो हक्का बक्का रह जाता है। फिर अर्जुन कागजों की जांच करता है और थोड़ी ही देर में सच्चाई सबके सामने आ जाती है। पटवारी जी, ये कागजात स्पष्ट बताते हैं कि जमीन दादाजी ने अपने दोनों बेटों को बराबर बांटी थी और प्रिया और सिया के पिता का हिस्सा उनके नाम पर ही है। ये खूंटी जो लगाई गई है वो पूरी तरह से अवैध है। अर्जुन बेटा, मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई। भैरव सिंह ने मुझे बहका दिया था। मैं अब इन बच्चियों की पूरी मदद करूंगा। पंचायत के दिन गोवर्धन लाल मिश्रा ने सारे सही कागजात सरपंच और गांव वालों के सामने पेश किए। उसने अपनी गलती स्वीकार की और भैरव सिंह और राघव की धोखाधड़ी का पूरा खुलासा किया। भैरव सिंह और उसके परिवार के चेहरे पर शर्मिंदगी और हार साफ झलक रही थी। प्रिया और सिया की जमीन पर उनका ही पूरा हक है। भैरव सिंह और उसके परिवार ने जो करने की कोशिश की है वह अक्षम्य है। मैं उन्हें गांव के नियमों के अनुसार सजा सुनाता हूं। गांव वालों ने खुशी से तालियां बजाई और प्रिया और सिया को गले लगाया। ये उनकी जीत थी, लेकिन इस जीत में अर्जुन का बहुत बड़ा हाथ था। भैरव सिंह, उर्मिला और राघव तीनों प्रिया और सिया की कुटिया पर पहुंचे। उन्होंने झुककर प्रिया और सिया से माफी मांगी। फिर वे सब खुशी खुशी गांव में रहने लगे। ये थी दो बहनों की कहानी, जिसने हमें ये सिखाया कि साथ रहना ही असली सुख है। अलग अलग होकर नहीं, बल्कि एक दूसरे का साथ निभाकर ही जीवन में सच्ची खुशियां मिलती हैं।